गरीब किसान के जादुई खेत। सुजाता एक बहुत ज्यादा गरीब औरत थी। वहीं उसका बेटा और उसका पति दोनों खेतों में सब्जियां उगाने का काम करते थे। सब्जियां वह बाजार में बेच दिया करते थे, जिसके चलते उनके रोजमर्रा का खर्चा निकल जाया करता था। वहीं सुजाता की बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी और उसकी पढ़ाई के लिए भी खर्चा चाहिए होता था। अब गायत्री ने स्कूल पास कर लिया था और उसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, जिसके चलते उसकी फीस भरनी बाकी थी। वह अपनी माँ सुजाता और अपने पिता दामोदर के पास आकर कहती है, माँ, पिताजी, खुशखबरी की बात यह है कि मैं पास हो गई हूँ और मुझे बड़े कॉलेज में भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी फीस ज्यादा है। क्या आप मेरे कॉलेज की फीस भर दोगे? गायत्री की बात सुनकर सुजाता और दामोदर थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। बेटी, तू तो जानती है घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं। ऊपर से खेती बाड़ी का काम भी ढंग से चल नहीं पा रहा। लेकिन बिटिया, तुम चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कॉलेज की फीस भर दें। गायत्री इस बात को सुनकर बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं पूरे दिन मेहनत करने के बाद रचना और सागर खेतों से वापस घर लौट आते हैं। राम दुलारी, लगता है आज तुझे भूसा नहीं दिया गया। रुक जा, मैं लेकर आती हूँ। रचना सुजाता की बहू थी और राम दुलारी उसकी प्यारी गाय। रचना उसका बहुत ध्यान रखती थी। वो एक बार को खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन राम दुलारी को हमेशा खाना दिया करती थी। ये ले राम दुलारी, जल्दी से खा ले। इतने में हाथ मुंह धोकर घर वालों के लिए मैं खाना बना दूं। उनकी गरीबी की बेबसी ये थी कि उनके घर में राशन भी नहीं था और केवल सरकार द्वारा दिए गए अनाज और चावलों से वह अपने घर का गुजारा कर रहे थे और अभी खेती में भी काफी समय था। क्या करूं पिताजी, खेती बाड़ी सही से हो ही नहीं पा रही। आपको तो पता है ना, खेती बाड़ी करने के लिए बीज और खाद दोनों की मात्रा पूरी चाहिए होती है, लेकिन हम तो दोनों की मात्रा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दामोदर और सुजाता ये सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी परेशानियां खत्म होने की वजह बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रचना अकेले ही खेतों पर काम करने चली जाती है, क्योंकि सागर शहर से कुछ सामान लेने गया होता है। आज तो सारा दिन बिना खाए पिए ही काम करना होगा। मेरी कोख में पल रहा ये बच्चा भी मुझे कह रहा होगा कि मैं कैसी माँ हूँ जो इसे एक वक्त का खाना भी नहीं दिला सकती। माफ करना मुन्ना, लेकिन एक दिन तुम्हें पेट भर कर खाना खिलाऊंगी। रचना गर्भवती थी, जिसके बावजूद वह खेतों में काम कर ही रही थी, लेकिन तभी उसे खेतों के अंदर एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। ओहो, ये बच्ची कहाँ पर है जो रो रही है? रचना आवाज को सुनते हुए आवाज तक पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे खेतों में एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची दिखाई देती है। हे भगवान, हे ईश्वर, इस प्यारी सी नन्ही सी जान को यहाँ पर कौन छोड़ गया? लगता है भूख के मारे बिलख रही है। रचना उसे गोदी में उठा लेती है। उसे चुप करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन कर ही नहीं पाती। इसके बाद उसकी भूख को शांत करने के लिए वह अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह बच्ची रचना का दूध पीती है, वो अचानक से एक देवी के रूप में बदल जाती है। आज तुम्हारी वजह से मैं एक श्राप से मुक्त हो गई हूँ। मैंने एक ऋषि मुनि की तपस्या के बाद उसे पानी देने से मना कर दिया था, जिसके चलते उस ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दिया था कि मैं इसी प्रकार पानी और दूध के लिए तड़पते रहूंगी, लेकिन कोई मुझे नहीं पूछेगा। और जिस दिन मुझे किसी ने अपना दूध या पानी पिला दिया, उस दिन मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैंने किसी बहाने किसी की मदद तो की। तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह देवी खेतों के बीचों बीच घूमने लगती है। घूमने की वजह से उसके अंदर से अलग अलग प्रकार की किरणें निकलने लगती हैं, जो पूरे खेत में फैल जाती हैं। देखते ही देखते वो खेत सब्जियों से भरपूर भरा हुआ दिखाई पड़ता है। आज से ये खेत कोई मामूली खेत नहीं, बल्कि एक जादुई खेत है, जिस खेत के अंदर हर प्रकार की सब्जियां उगेंगी। और हाँ, इस खेत की सब्जियां कभी खत्म नहीं होंगी। तुम जितना चाहे इसका लाभ उठा सकती हो। ऐसा कहने के बाद देवी वहां से गायब हो जाती हैं। इसके बाद भरे पूरे खेत को देखकर रचना बहुत खुश होती है। वो इस खेत की अलग अलग प्रकार की सब्जियों को एक टोकरी में तोड़कर रखने लगती है
जहाँ से भी वह सब्जियां तोड़ती वहीं पर वही सब्जियां वापस उगाती। जैसे गोभी तोड़ने पर गोभी दोबारा हो जाती, बैंगन तोड़ने पर बैंगन हो जाते, वहीं टमाटर तोड़ने पर टमाटर उग जाता। ये देख रचना बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सब्जियां लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अरे बहू, इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई है तू? ये तो बहुत ही हरी भरी सब्जियां हैं। रचना बहुत खुश होकर अपने पूरे परिवार को देवी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता। रचना सभी को अपने साथ खेत पर ले आती है। हर प्रकार की सब्जियों से भरपूर खेत को देखकर दामोदर, सागर, सुजाता, गायत्री और रचना के बेटे राजू की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। अरे वाह, यह तो एक जादुई खेत है। यह तो किसी सपने से कम नहीं। गायत्री की नजर रसीले टमाटर के ऊपर पड़ती है। जैसे ही गायत्री एक टमाटर तोड़ती, वहां अचानक से दूसरा टमाटर उग जाता। देखा आप लोगों ने, जहां से भी कोई सब्जी तोड़ो वहां सब्जी दोबारा से उग जाती है। ये मामूली खेत नहीं बल्कि जादुई खेत हो गया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये तो हमारी बहू रचना की अच्छाई का फल है जो हम सभी को मिला है। अब तो हम सभी की किस्मत खुल जाएगी। दादी, क्या मैं इस गाजर को तोड़कर खा सकता हूँ? ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है। राजू के कहने पर सागर उसे गाजर तोड़कर देता है। राजू उस गाजर को बहुत ही स्वाद से खाता है। अब उन गरीब परिवार के पास अपना खुद का एक जादुई खेत होता है, जिसकी सब्जियां तोड़कर वह अपने गांव के बाजार और शहर में बेचना शुरू कर देते हैं। जहां तो वह दिन में अपने गुजरे लायक पैसा कमा लिया करते थे, अब वह हरी भरी सब्जियों से दिन का 10 गुना कमा लेते हैं। जब हफ्ते में मैं एक बार शहर में सब्जियां बेचने जाता था तो मुश्किल से 200 रुपए या फिर 300 रुपए ही कमाया करता था। लेकिन आज देखो, आज मैंने उन सारी ताजी सब्जियों के ढेर सारा पैसा कमाया है, इतना जितना हमने एक महीने में भी नहीं कमाया होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम अब हमारी परेशानी तो ठीक हो जाएगी। जादुई खेत की मदद से गायत्री को कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। राजू का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो जाता है। सागर अपनी खुद की एक सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है और वहीं रचना उसके साथ सुजाता दोनों मिलकर जादुई खेत का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। वो दोनों मिलकर खेतों से सब्जियां तोड़ते हैं तो वहीं दामोदर और सागर उन्हें बाजारों में बेच दिया करते थे। कितना गोल मटोल बैगन है, इसको देखकर तो इसका भरता बनाने का मन कर रहा है। इसको तोड़ लेती हूँ। सुजाता के बैगन तोड़ते ही वहाँ पर एक नया बैगन उग जाता है। सुजाता ये देखकर बहुत खुश होती है। जहाँ तो उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं था, अब उनके खेत में हर तरीके की सब्जियां थी, जिनकी मदद से वो जो खाना चाहते वही बना लेते। इसी प्रकार अब वह जादुई खेत की मदद से हंसी खुशी अपने जीवन में जीने लगते। गजेंद्र अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते वो अपने मैनेजर को बुलाता है। रूपक, जल्दी से एम्बुलेंस और मेरी बेटी को कॉल करो। हाँ। रूपक एम्बुलेंस और उसकी बेटी वेरोनिका को कॉल करता है। वेरोनिका, तुम कहाँ हो? तुम जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने एम्बुलेंस को तो कॉल कर दिया है, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके ऑफिस में आ जाओ। वेरोनिका ये सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी कार में बैठकर सीधा ऑफिस आ जाती है, जहां वो अपने पापा को बीमार कुर्सी पर पड़े हुए देखती है। डैड, आपको कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी शांति रखिए। वेरोनिका एम्बुलेंस में लिटाकर अपने पिताजी को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद वेरोनिका के पास आकर कहते हैं, वेरोनिका, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। तुम चाहो तो जाकर आखिरी बार उनसे बात कर लो। ये सुनते ही वेरोनिका की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने पिताजी के पास जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? पिताजी, पहले बचपन में माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब आप मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? वेरोनिका को रोते हुए देखकर गजेंद्र भी रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है, वेरोनिका, भगवान की दुआ से तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोनो कमी नहीं है। माना कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने से पहले बता रहा हूँ कि रूपक बहुत अच्छा है और मैं जानता हूँ तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत रूपक के साथ करना, वो बहुत अच्छा इंसान है।
इतना कहते ही गजेंद्र भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद वेरोनिका फूट फूट कर रोने लगती है। वेरोनिका और रूपक दोनों मिलकर गजेंद्र का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अपने पिता के मरने के बाद वेरोनिका अपने पिता की कंपनियों को ओवरटेक कर लेती है। वो हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर बार किसी न किसी चीज की कमी लगती है। और एक दिन ऑफिस में सबके जाने के बाद वेरोनिका अकेले अपने पिता के केबिन में बैठी होती है और उन्हें याद करते हुए रोती रहती है। डैड, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक परिवार की मुझे बहुत कमी महसूस होती है। उसी दिन रूपक भी लेट से जाता है और वो वेरोनिका को अपने बॉस गजेंद्र के केबिन में बैठकर रोते हुए देख लेता है। वो टिश्यू पेपर लाकर वेरोनिका को देते हुए कहता है, चुप हो जा वेरोनिका, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। रूपक को देखकर वेरोनिका अपने मन में सोचती है, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था। रूपक जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा काली हूँ। पता नहीं उन्हें मैं पसंद आऊंगी या नहीं, लेकिन आज मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रूपक जी, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, और आप तो जानते ही हो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। क्यों ना अब हम लोग शादी कर लें? इससे मुझे परिवार की कमी महसूस नहीं होगी। रूपक इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वेरोनिका से शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रूपक वेरोनिका से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। आओ वेरोनिका, वेरोनिका, ये मेरी माँ सविता देवी है और इनसे मिलो। ये मेरी बड़ी भाभी कंचन है और ये मेरी छोटी बहन और छोटा भाई राधिका और रोहन है। इतने बड़े परिवार को देखकर वेरोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी गुस्से से सविता कहती है, रूपक, मुझे तेरा ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बेटा। अरे कहाँ से उठाकर लेकर आया है इस काले कोयले को? जहाँ से भी लेकर आया है इसे वापस ले जा। ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ये सुनकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी कंचन अपनी सास के कानों में कहती है, लोग तो कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं, लेकिन आप तो खुद पर आई धन लक्ष्मी के ऊपर लात मार रही हो। आपको पता है ये लड़की कौन है? ये वही लड़की है जिसकी कंपनी में रूपक काम करता है। अरे बहुत अमीर है ये। हमारे तो सौभाग्य ही खुल गए। वेरोनिका के अमीर होने का पता लगते ही सविता उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसका गृह प्रवेश करती है। रूपक को छोड़कर उसका पूरा परिवार बहुत लालची था। पहले दिन से ही कंचन, सविता और राधिका का लालचपन शुरू हो जाता है। अरे वो तुम्हारे गले का नेकलेस तो बहुत सुंदर है वेरोनिका। जेठानी जी, अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे रख लीजिए। वेरोनिका सोने और हीरो का नेकलेस ऐसे ही उतार कर अपनी जेठानी को दे देती है। तभी राधिका की नजर वेरोनिका की अंगूठियों के ऊपर पड़ती है और वो उसकी तारीफ करने लगती है। वेरोनिका अपनी हाथों की अंगूठी भी अपनी ननद को दे देती है। वहीं वेरोनिका अपनी सास सविता को कई सुंदर सुंदर बनारसी साड़ियां देती है, जिसके चलते उन सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। वेरोनिका के ससुराल में सब अब उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। कभी भी किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो वेरोनिका से पैसे मांगने लगते हैं। एक दिन वेरोनिका अपने ऑफिस से घर लौटकर आ रही होती है, जहाँ वो रसोई में अपने जेठानी और सास को आपस में बात करते हुए सुनती है। मुझे तो मेरी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे है ही नहीं मेरे बेटे के लायक। मेरा बेटा रूपक बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगता है और वेरोनिका काला कोयला। सही कहा माँ जी, इतनी काली कलूटी है कि क्या ही बताऊं। लेकिन फर्क भी क्या पड़ता है, काली के साथ साथ अमीर भी तो है। जब से आई है हमारे सारे शौक पूरे हो रहे हैं। ये सुनकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। एक परिवार मिला, वो भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पहले मेरे साथ बुरा कम हुआ था क्या, जो दोबारा से वही हो रहा है। जब मेरी जिंदगी में मेरी माँ नहीं थी तो मेरे रिश्तेदार मेरा इस्तेमाल करते थे। जो दोस्त बने वो सिर्फ मेरी अमीरी को देखकर मेरे साथ रहे। इस पूरी दुनिया में रूपक जी के जितना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। वेरोनिका अपनी किस्मत को लेकर रो रही होती है कि तभी उसका देवर रोहन उसके पास आता है और कहता है, भाभी जी, दरअसल आज मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है और उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? रोहन इतना कहता ही है कि तभी राधिका वहाँ पर आती है और वेरोनिका से कहती है, देखो भाभी, मेरी ड्रेस फट गई है। अब मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। बताओ मुझे कब दिलवा कर ला रही हो?
अपने देवर और अपनी ननद को ऐसा कहते हुए देख वेरोनिका को बहुत तेज से गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर निकालती है और उन पर सिग्नेचर करने लगती है, जिसके बाद वो सारे पेपर्स लेकर अपनी सास और जेठानी के पास पहुंच जाती है। इस घर में मेरी इज्जत सिर्फ इतनी है कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, बाकी तो मैं बहुत ज्यादा काली और बदसूरत हूँ। यहाँ तक कि मैं रूपक जी के लायक भी नहीं हूँ। माँ जी, मैंने इस परिवार को हमेशा से अपना समझा था, लेकिन आप लोगों ने हमेशा से मुझे उल्टा सीधा और बहुत बुरा बुरा कहा। लेकिन हमेशा मैं ये सब सहन करती आई, लेकिन मुझसे नहीं होता। अब आप लोगों को पैसे ही चाहिए थे ना, ये लीजिए, मैंने अपना सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम कर दी है। अब आप लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। वेरोनिका अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर और सारी वसीयत अपनी सास और जेठानी के नाम करके वहां से जाने वाली होती है कि तभी सविता और कंचन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों उसे रोक लेती है। हमें माफ कर दो वेरोनिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अभी तक तुम्हारा बहुत इस्तेमाल किया। हमने तुम्हारी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की। तुमने मुझे हमेशा से बड़ी बहन का दर्जा दिया, जो कहा वही दिलाया, और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं, ऊपर से उल्टी सीधी बातें तुम्हारे लिए कही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ है। हो सके तो अपनी जेठानी को माफ कर देना वेरोनिका। एक साथ सभी लोग वेरोनिका से माफी मांगते हैं। ये देखकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो सबको माफ कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार वेरोनिका के साथ बहुत अच्छे से रहने लगता है। उसकी हर एक बात को सुना जाता है और उसे इज्जत भी दी जाती है। ये सब देखकर वेरोनिका बहुत खुश होती है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।